हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर और करंट अफेयर में आज हम लोग का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस थीम के साथ योग दिवस 2020 को मनाया गया। मतलब अभी हाल ही में 21 जून 2020 को योग दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी घर पर रहते हुए परिवार के साथ योग करना। तो अभी हाल ही में योग दिवस 2020 मनाया गया है। इसकी थीम है घर पर रहते हुए परिवार के साथ योग करना या योगा एट होम योगा विथ फैमिली। तो अभी हाल ही में योग दिवस 2020 को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? घर पर रहते हुए परिवार के साथ योग करना या योगा एट होम योगा विथ फैमिली। और यह कब मनाया गया है? तो 21 जून 2020 को मनाया गया। कब मनाया गया? 21 जून 2020 को मनाया गया। और यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को ही मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को ही मनाया जाता है। अच्छा, जो आपका योग दिवस है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो योग दिवस की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। शुरुआत इसकी 2014 में की गई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ में भाषण दिया था। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, शुरुआत 2014 में हुई, लेकिन यह पहली बार मनाया कब गया? तो यह पहली बार मनाया गया था पहली बार 2015 में मनाया गया था। कब मनाया गया? देखिए, शुरुआत 2014 में हुई, लेकिन पहली बार मनाया कब गया? तो 2014 में पहली बार मनाया गया था। अब देखिए, 2014 में मनाया गया था। इस बार कौन सा है? तो इस बार छठा है। कौन सा? 6 नंबर का है इस बार जो योग दिवस मनाया गया। और इस बार योग दिवस की थीम क्या है? योगा एट होम योगा विथ फैमिली। घर पर रहते हुए परिवार के साथ योगा करना। अब देखिए, जो 2019 का योगा दिवस, यह कहां पर आयोजित किया गया था? तो जो 2020 का योग दिवस था वह आयोजित किया गया था कहां पर? तो देखिए, यह कई बार पूछा गया था एग्जाम में, परीक्षाओं में। यह कब कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह रांची में आयोजित किया गया था। कहां पर? रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है, वहां पर आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? 2019 योग दिवस 2019 कहां पर आयोजित किया गया? रांची, झारखंड में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। तो अभी हाल ही में विश्व योग दिवस मनाया गया है 2020 में, और यह किस नंबर का था? तो यह छठे नंबर का था। और इस बार की योग दिवस की थीम क्या थी? तो योगा एट होम योगा विथ फैमिली। घर पर रहते हुए परिवार के साथ योगा करना। अब देखिए, जो योग दिवस है इसकी शुरुआत कब की गई? तो आपको पता है, 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पहला कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 2015 को पहला मनाया गया था। अब जो 2019 वाला था वो भी इंपॉर्टेंट है। 2019 के दिवस कहां पर आयोजित किए गए थे? तो रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है। और उसकी थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो रांची है यह कर्क रेखा पर स्थित सबसे नजदीक राजधानी है। कर्क रेखा पर स्थित सबसे नजदीक राजधानी रांची है, जो कि झारखंड की है। अब देखिए, बात यहाँ पर आई है झारखंड की। तो झारखंड के इस वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन है। कौन? हेमंत सोरेन। और वहां के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीष्म आयनान 21 जून को संपन्न हुआ है। मतलब ग्रीष्म आयनान संपन्न हुआ है और यह कब पड़ता है? 21 जून को पड़ता है। तो हाल ही में ग्रीष्म आयनान 21 जून को संपन्न हुआ है। ग्रीष्म आयनान
के संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए जो ग्रीष्म अयनांत है यह कब होता है, तो 21 जून को होता है। कब होता है, जैसे 21 जून को भी योग दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून को ये क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस कारण से योग दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। आप देखिए इसके संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले इसको देख लेते हैं होता क्या है। तो देखिए जो ग्रीष्म अयनांत है यह क्या होता है, तो मान लेते हैं कि हमारी क्या है, पृथ्वी है, और सभी को पता है जो पृथ्वी है वो कितने 23.5 अंश पर झुकी हुई है। तो जो हमारी पृथ्वी है वह ऐसे झुकी हुई है, मान लेते हैं यहाँ पर जो पृथ्वी है ऐसे झुकी हुई है, लेकिन जो पृथ्वी होनी चाहिए वह ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, लेकिन हमारी पृथ्वी कैसे है, ऐसे थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है, ऐसे सीधी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर जो ये सभी क्षेत्र होता है, यहाँ पर पहले मकर रेखा होती है, मकर रेखा, उसके बाद 0 अंश देशांतर होती है, यानी कि भूमध्य रेखा 0 अंश देशांतर, उसके बाद कर्क रेखा होती है, यहाँ पर ऐसे होगी कर्क रेखा, यहाँ पर होगी कर्क रेखा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो सूर्य होता है इसमें उत्तरी गोलार्ध होता है, इधर क्या होगा, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध होगा ऊपर, यहाँ से अगर ऐसे जाएंगे 0 देशांतर तो ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे रहेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य इधर होता है, तो इधर यहाँ पर क्या होता है, सूर्य देखिए पृथ्वी की जो स्थिति है वह यह है, वह 23.5 अंश पर झुकी हुई है ऐसे, और लेकिन इसकी जो वास्तविक स्थिति होनी चाहिए, अगर हम इसको सीधा करते हैं तो कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कैसी, ऐसे थोड़ा सा झुकी हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच यहाँ पर कुछ क्षेत्र होता है, यहाँ पर 23.5 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है तो यहाँ पर क्षेत्र बच जाता है। तो देखिए क्या होता है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में इधर अगर सूर्य है तो सूर्य जी ऊपर, अगर ऊपर सूर्य होता चला जाएगा, मतलब अगर दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध से जो ही सूर्य ऊपर होता चला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में जितना ऊपर जाएगा इधर क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश होगा उधर इधर फैलता चला आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती है, कहां पर, जैसे इससे ऊपर चला आएगा तो जब इधर आएगा तो उसकी किरणें कहां पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर पड़ेंगी, और इससे ऊपर इधर आएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए अब पृथ्वी की स्थिति यह है, लेकिन अगर हम इसको सीधे में अगर लेते हैं तो ये क्या होगी, यह होगी। तो यहाँ पर क्या होता है जो ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो खाली क्षेत्र बचता है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए पृथ्वी ऐसे है, लेकिन हम इसको अगर इंगित करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या है 23 अंश पर झुकी हुई है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या होगी, ऐसे थोड़ा सा झुक गई है, नहीं तो ऐसे कैसे होती है, ऐसे एकदम बिल्कुल सीधी होती। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें इधर पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ऐसे खींचेंगे तो ऊपर जो होता है उत्तर और नीचे दक्षिण, तो जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिण गोलार्ध। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जैसे सूर्य ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिनों की जो प्रकाश होगा सूर्य का वो बढ़ता चला जाएगा, जिससे कारण क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुंच जाती है, और जब यहाँ पर पहुंच जाती है तो इसी कारण से क्या होता है कि देखिए इधर दिन लंबा होता है, दिन कैसा होता है, लंबा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 6 माह का दिन होगा, कैसा, 6 माह का दिन होगा, क्यों, इस कारण से होगा जब सूर्य ऊपर चला गया तो उसको यहाँ तक आने में 6 माह का समय लग जाता है, तो इस कारण से क्या होगा, इधर 6 माह का दिन होगा, तो 6 माह का इधर दिन होता है। और ये वाला जो क्षेत्र बचा है, यह जो क्षेत्र है पृथ्वी ऐसे 23.5 अंश पर झुकी है, तो यहाँ वाला जो 23.5 अंश का ये वाला जो क्षेत्र बच रहा है, इस क्षेत्र में क्या होगा कि उधर जब सूर्य चला जाएगा तो इधर अंधेरा हो जाता है, क्या हो जाता है, अंधेरा। इस कारण से यहाँ पर होता है आपका 6 माह की यहाँ पर रात हो जाती है, क्या होती है, 6 माह की रात होती है, लेकिन ऊपर क्या होता है, 6 माह का दिन होता है। अब देखिए जो 21 जून की घटना है, 21 जून में होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि जो दिन होगा वो कैसा होगा, 6 माह का होगा, दिन कैसा होगा, 6 माह का होगा, और दिन कैसा होगा, आपको बताया गया अभी कि सूर्य जितना ही ऊपर जाएगा उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, दिन जो दिन होगा उसकी जो दिन की जो संख्या हो क्या होगी, दिन तो वही रहेगा, लेकिन जो उसकी टाइम वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि दिन कैसा होगा, बड़ा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो दिन होता है वह कैसा होता है, बड़ा होता है। जब दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी, रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है।
अब देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में एक कहां पर उत्तरी गोलार्ध की बात की गई, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। लेकिन जब इसको दक्षिणी गोलार्ध में लेते हैं, कहां पर, इधर नीचे वाले गोलार्ध में अगर देखेंगे तो अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सीधा विपरीत होगा। यानी कि यहाँ पर क्या था कि दिन बड़ा था तो यहाँ पर क्या होगा, दिन यहाँ पर क्या होगा, दिन छोटा होगा, दिन क्या होगा, छोटा। और रात इधर वहां पर क्या थी कि रात छोटी थी तो यहाँ पर क्या होगा, रात बड़ी होगी, रात बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या होता है, जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में जितना ही ऊपर चलता चला जाएगा वह क्या होगा, उधर दिन बढ़ता चला जाएगा। अब जो बात रही दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य इससे अधिक दूरी पर होता है, इस कारण से इधर रात होती है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इस दौरान कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सही है, अभी बताया गया वहां पर। यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात का दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात का दिन होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ी रात होती है ना, रात क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर बात क्या किया है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात का दिन होता है, मतलब यहाँ पर रात क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी कथन सही है। अगला है पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है, इसी कारण से यह स्थिति बनती है। तो ये भी आपको बात बताई गई कि क्या जो पृथ्वी है 23.5 अंश पर झुकी हुई है, यहाँ पर ऐसे 23.5 अंश पर झुकी हुई है, इस कारण से यह स्थिति बनती है। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो सही कौन होगा, 4 नंबर, इनमें से सभी। अब देखिए 21 जून को क्या होता है, कभी बताया गया, ग्रीष्म अयनांत होता है, एक होता है शीत अयनांत। क्या होता है, शीत अयनांत, और शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है, शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शीत अयनांत का मतलब ये होता है कि सर्दी की बात आती है, इसकी सर्दी की। तो शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है, और जो ग्रीष्म अयनांत यह 21 जून को होता है। ग्रीष्म अयनांत के बारे में यहाँ पर प्रश्न बताया कि कैसे होता है। यह देखिए जो यह प्रश्न है यह IAS 2019 में आ चुका है, और इस बार 21 जून को भी आने में बीता है, इस कारण से इस पर चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष लाया गया था। तो हाल ही में सुर्खियों में रही जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को वर्ष 2018 में लाया गया था। कब लाया गया था, वर्ष 2018 में लाया गया था। देखिए ये जो वर्ष 2018 में लाया गया था, यहाँ पर अगर प्रश्न आए तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को सही करेंगे। लेकिन यह जो पॉलिसी है बायोफ्यूल पॉलिसी, इसको इंग्लिश में कहेंगे बायोफ्यूल पॉलिसी। देखिए यह जो बायोफ्यूल पॉलिसी है, यानी कि जैव ईंधन पर जो राष्ट्रीय नीति है, यह कब आई थी, तो यह वास्तव में यह 2009 में आई थी। कब आई थी, 2009 में आई थी। लेकिन 2009 की जो आई थी पॉलिसी 2009 में, इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ संशोधन किए गए, और संशोधन करके इसको 2018 का कर दिया गया। संशोधन करके इसको क्या बना दिया गया, 2018 बना दिया गया संशोधन करके। तो जब संशोधन करके 2018 बना दिया गया, और यही जो 2018 बन गई यही वर्तमान में मान्य है। इस कारण से जो अगर यह प्रश्न कहीं पर आया कि हाल ही में सुर्खियों में रही जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, या राष्ट्रीय नीति जो जैव ईंधन पर आधारित है वह कब आई थी, तो कब आई थी, 2018 में। आई तो थी 2009 में, लेकिन इसको संशोधन करके 2018 बना दिया गया, इसमें कुछ संशोधन किए गए, जिस कारण से इसका आंसर क्या होगा, 2018 वाली वर्तमान में चल रही है। इस कारण से कब आई थी, अगर पूछे तो कब आई थी, 2018 में आई थी। अब देखिए जो यह जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति है, यह सुर्खियों में क्यों है, तो यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस नीति के तहत यह बताया गया है कि जो हमारे देश में जो अतिरिक्त चावल है, इससे अतिरिक्त चावल से एथेनॉल बनाया जाएगा। अतिरिक्त चावल से क्या होगा, एथेनॉल बनाया जाएगा। अब देखिए जो एथेनॉल को हम एल्कोहल भी कर सकते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं। देखिए
इस अतिरिक्त चावल से क्या होगा, इसमें बताया कि जो हमारे देश में अतिरिक्त चावल है उससे क्या होगा, एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। और एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। और जो एथेनॉल है इसका प्रयोग, देखिए इसका निर्माण किया जाएगा इस नीति के तहत बताया गया, लेकिन इसका निर्माण क्यों किया जाएगा, तो जो वर्तमान में सैनिटाइजर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जो सैनिटाइजर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसमें क्या होगा कि एथेनॉल, इसमें एथेनॉल को मिलाया गया है। सैनिटाइजर में क्या किया गया है, एथेनॉल को मिलाया गया है। एथेनॉल को मिलाकर क्या किया गया है, सैनिटाइजर को तैयार किया गया है। इस कारण से क्या है, अब आदि में जो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति है सुर्खियों में रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, जीआई सेट 1 का परीक्षण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। जीआई सेट का सेट 1 का परीक्षण अभी तक संभव नहीं हो पाया है, संभव नहीं हो पाया है, इसके संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए अभी जीआई सेट एक उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण या परीक्षण नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया, तो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। किस कारण से, कोविड-19 के कारण से इसका प्रक्षेपण और परीक्षण नहीं हो पाया। अब देखिए इसके संबंध में सत्य कथन है, कौन कौन से सत्य कथन हो सकते हैं, तो इसको पहले इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सत्य है कौन असत्य है। देखिए यह जो आपका जीआई सेट 1 उपग्रह है, इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV, इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV F10 से। किससे लॉन्च किया जाएगा, GSLV F10 से लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर बताया कि क्या है, जीआई सेट सीरीज का पहला उपग्रह है। जीआई सेट 1 है यानी जीआई सेट सीरीज का यह पहला उपग्रह है। और देखिए जो यह उपग्रह यह कहां पर जाता है, तो यह पृथ्वी के भू स्थिर कक्षा में जाता है। कहां पर, पृथ्वी के भू स्थिर कक्षा में इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और यह वैज्ञानिक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जो भू स्थिर कक्षा है वह कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो वह है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, पृथ्वी से उनकी ऊंचाई कितनी होती है, या उपग्रहों को पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनको स्थापित किया जाता है। और देखिए जो जीआई सेट 1 है यह क्या करेगा, तो यह पृथ्वी का अवलोकन करेगा। क्या करेगा, यह जो उपग्रह है क्या करेगा, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। किसका अवलोकन करेगा, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। और यह क्या है, कोविड-19 के कारण अभी तक लॉन्च या इसका परीक्षण नहीं हो पाया। तो इसी बारे में देख लेते हैं। अभी आपको बताया गया इसका प्रक्षेपण किससे होगा, GSLV F10 द्वारा किया जाएगा। क्यों, इसके देखिए एक आपका PSLV होता है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। देखिए इससे नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जो GSLV है यह क्या है, यह PSLV से अधिक सक्षम है। मतलब यह क्या करेगा, यह अधिक वजन को अधिक ऊंचाई तक ले जा सकता है। कौन, GSLV PSLV की तुलना में अधिक वजन को अधिक ऊंचाई तक ले जा सकता है। इस कारण से क्या किया गया है, जो यह उपग्रह है जीआई सेट 1, इसमें क्या किया जाएगा, इसका प्रक्षेपण किससे किया जाएगा, GSLV F10 द्वारा किया जाएगा। अब देखिए यह जीआई सेट सीरीज का पहला उपग्रह है। तो यहाँ पर प्रश्न में ये है कि क्या जीआई सेट 1 है, यानी कि जीआई सेट सीरीज का यह पहला उपग्रह है। अगला, इस उपग्रह को पृथ्वी की, देखिए इस उपग्रह को भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। किसके, पृथ्वी के भू स्थिर कक्षा में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो यह भी सही है। इसका मतलब तीनों कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर सही कौन होगा, 4 नंबर, सभी कथन क्या है, सत्य है। अब देखिए GSLV की यहाँ पर बात हुई है, तो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो देखिए GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। यह क्या करेगा, यह जीआई सेट
जो GI सेट 1 उपग्रह इसको क्या करेगा, यह प्रक्षेपित इसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा। आई बात समझ में। और यह कहां पर स्थापित किया जाएगा, पृथ्वी के सापेक्ष इसकी भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने किसको बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है? तो किसको बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है? नीरा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में नीरा को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने योजना शुरू की है। देखिए यह नीरा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई है। किसने? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। तो जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है उसकी स्थापना, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1956 के अधिनियम के तहत की गई थी। 1956 के अधिनियम के तहत की गई थी। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना 1956 के अधिनियम के तहत की गई थी। अब देखिए जो इसका हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय वह कहां पर स्थित है? तो खादी एवं ग्राम उद्योग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। अब देखिए बात यहाँ पर आती है किसकी? नीरा की। तो नीरा क्या है? तो देखिए जो नीरा है इसको बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग जो आयोग है इसने क्या किया है, एक योजना चलाई। तो नीरा है क्या? तो नीरा एक पेय पदार्थ है। नीरा क्या है? एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। नीरा क्या है? स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। और यह भी IAS की परीक्षा में पूछा गया था और RET की परीक्षा में भी, REET की परीक्षा में भी क्या किया गया था, यह पूछा गया था पिछले वर्ष। यह IAS में 2018 में पूछा गया था। तो उसका पेपर आप चाहे तो देख भी सकते हैं, वहां पर यह दिया था कि जो नीरा है यह क्या है। तो अभी आपको बताया गया कि हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के KVIC ने क्या किया है, किसको बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है? नीरा को। नीरा है क्या? तो यह एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। देखिए यह योजना शुरू कब की गई? नीरा को बढ़ावा देने के लिए पहल कब शुरू की गई? तो नीरा को बढ़ावा देने के लिए जो पहल शुरू की गई है वह कब शुरू की गई है? 16 जून 2020 को। 16 जून 2020 को क्या किया गया है? नीरा को बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई है। मतलब जो यह योजना है कब शुरू की गई है? 16 जून 2020 को शुरू की गई है। अब देखिए नीरा के बारे में आपको बताया गया, नीरा क्या है? एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है और यह ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। किसके? ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ताड़ के वृक्ष से इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और जो आपका नीरा है अभी बताया गया यह एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। और जो नीरा है ना इसको सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में लिया जाता है। कैसे? सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में लिया जाता है। यानी कि पेप्सी और जो कोको कोला होता है उसके स्थान पर इसको लिया जाता है या नीरा का उपयोग किया जाता है। और कहाँ के लोग इसका उपयोग अधिकतर करते हैं? तो साउथ इंडिया के लोग क्या करते हैं? नीरा जो कि ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है इसको सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में लेते हैं। कहाँ के? साउथ इंडिया के लोग। और नीरा आपसे पूछे क्या है? तो यह क्या है? एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है जो क्या होता है? ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है और इसे सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में साउथ इंडिया में प्रयोग किया जाता है कोको कोला और पेप्सी के स्थान पर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम ने महाराष्ट्र के किस शहर में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल में भारत पेट्रोलियम ने महाराष्ट्र के पूरे शहर में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अब देखिए यह जो वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र है इसको स्थापित करने की बात क्यों की गई है? तो अभी सभी लोगों को पता है कि जो महाराष्ट्र है क्या कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित भारत का राज्य है। और देखिए जो वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र है इसके तहत वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र के तहत 2000 लोगों को, कितने लोगों को?
2000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। तो इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को क्या किया जाए? रोजगार दिया जाए। अब देखिए जो वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र है इसकी बात है कि यह क्या किया है कि यह इसने क्या किया है? पूरे में एक जो पूरे शहर है किसका? महाराष्ट्र का जो पूरे शहर है इसमें क्या किया गया है कि वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की बात की गई। किसके द्वारा? भारत पेट्रोलियम के द्वारा की गई। जो भारत पेट्रोलियम है इसने यह घोषणा की है कि क्या होगा कि भारत का जो मुंबई का यानी कि महाराष्ट्र का जो पूरे शहर है इसमें क्या होगा? वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 2000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और जो भारत पेट्रोलियम है इसने कहा है कि 2000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बात किसकी है? ये भारत पेट्रोलियम की। तो भारत पेट्रोलियम इसी से प्रश्न बन जाता है कि भारत पेट्रोलियम है यह क्या है? एक महारत्न कंपनी है। भारत पेट्रोलियम क्या है? एक महारत्न कंपनी है। भारत पेट्रोलियम क्या है? एक महारत्न कंपनी है। और भारत में कुल 8 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी? 8 महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें से भारत पेट्रोलियम क्या है? एक महारत्न कंपनी है। जो भारत पेट्रोलियम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। कब? 1952 में की गई थी। और जो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर यह मुंबई में स्थित है। भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। स्थापना 1952 में की गई थी। और भारत पेट्रोलियम है क्या? तो एक महारत्न कंपनी है। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 8 है। और जो भारत पेट्रोलियम है इसने क्या किया है? महाराष्ट्र के पूरे शहर में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की बात की है। और जो वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र है इसके तहत 2000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पर किसकी आई है? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम उद्धव ठाकरे हैं। वर्तमान में सीएम उद्धव ठाकरे और वर्तमान में गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। तो विश्वास है कि जो बातें आपको बताई गई ये समझ में आई होगी। अगर जो भी बातें आपको बताई जाती है अगर ये अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और जो वीडियो इसको लाइक जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।